आज हम नीड ऑफ करेक्टिंग अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसकी हमें क्यों ज़रूरत है, बैलेंस ऑफ ट्रेड को अनफेवरेबल को फेवर में करने की क्यों ज़रूरत है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। पहले तो हम ये बता दें, अगर हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल रहेगा तो धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी डाउन होने लग जाएगी। इकोनॉमी डाउन होने लग जाएगी तो फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है वो भी कम होने लग जाएगा। फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट है, फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट जो है हमारी, वो भी क्या होने लग जाएगी, ख़राब होने लग जाएगी, यानी उसके अंदर इंक्रीज़ होने लग जाएगा। बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले हमारे रुपीज़ की वैल्यू डाउन होने लग जाएगी। बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमारा क्या होने लग जाएगा, ख़राब होने लग जाएगा धीरे धीरे। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी डिसबैलेंस होने लग जाएगा और जो हमारे करेंसी की वैल्यू है वो भी डाउन होने लग जाएगी फ़ॉरेन के। तो इसके रीज़न है सिक्योरिटी एंड इंक्रीज़ फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व। क्यों ज़रूरत है फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व की? एक तो हमें सिक्योरिटी करनी है, दूसरा हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व को धीरे धीरे इंक्रीज़ करना है। इस कारण अनफेवरेबल बीओटी को हमें करेक्ट करना है, क्योंकि वो अगर अनफेवरेबल रहेगा तो ये डाउन होने लग जाएगी हमारी फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व। फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट है उसमें भी इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमें इसको करेक्ट करना ज़रूरी है। बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड और बाकी जो इनविजिबल गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आती है, तो उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट हमें करना पड़ेगा। इंक्रीज इन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, अनफेवरेबल बीओटी को करेक्ट किस लिए करना है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए भी हमें इसे करेक्ट करना ज़रूरी है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हमारा, अगर हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करना है, उसमें ग्रोथ करनी है, तो भी अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड को करेक्ट करना ज़रूरी है। ये सारे के सारे पॉइंट्स हम ऊपर कर चुके हैं, तो वही इनके अंदर लिखना है। मेज़र और मेथड फॉर करेक्टिंग अनफेवरेबल बीओटी, ये तो है क्यों हमने करना है ये, इन रीज़न के कारण, इन चीज़ में हमें इंक्रीज़ करना है, फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट को इंक्रीज़ करना है, सही करना है, बैलेंस में लाना है, फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो है हमारा वो इंक्रीज़ करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ाना है। ये तो रीज़न है कि इन रीज़न के कारण हमें अनफेवरेबल बीओटी को फेवरेबल में लाना है, लाना ज़रूरी है। अब मेथड, ये सब करने के लिए कौन से मेथड हमें अडॉप्ट करने पड़ेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए कौन से मेथड हमें अडॉप्ट करने पड़ेंगे अनफेवरेबल ट्रेड को फेवरेबल ट्रेड में लाने के लिए? सबसे पहले है एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट प्रमोशन में अगर हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल है तो हमें एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है। अब एक्सपोर्ट को प्रमोट कैसे करेंगे, जो एक्सपोर्ट के ऊपर अगर हमने कोई टैक्स लगा रखा है तो उनमें रिबेट दे देंगे, एक्सपोर्ट पर सब्सिडी दे देंगे। फ़ॉरेन मार्केट में हमारे कंट्री के जो प्रोडक्ट है उनकी डिमांड इंक्रीज़ करने के लिए कुछ हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं और हमारे प्रोडक्शन की कॉस्ट कम कर सकते हैं। इंटरनल जो है, इंटरनल कंजप्शन को कम करके हम एक्सटर्नल कंजप्शन को बढ़ा सकते हैं। ये एक्सपोर्ट प्रमोशन के टाइप्स है, किस हिसाब से हम एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोट करेंगे तो क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होने लग जाएगा। एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होने लग जाएगा तो क्या होगा, हमारा इंपोर्ट धीरे धीरे, या तो इंपोर्ट उसी लेवल पे रहेगा और एक्सपोर्ट ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा फेवरेबल में आने लग जाएगा। इंपोर्ट कंट्रोल, इंपोर्ट कंट्रोल में हम जो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें धीरे धीरे कंट्रोल करने लगेंगे। जैसे
कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो क्या है लग्जरी का है, तो उसके अंदर हम इंपोर्ट उसका इंपोर्ट बिल्कुल रोक देंगे। यानी गवर्नमेंट है, अगर कोई लग्जरी आइटम्स हम बाहर से मंगा रहे हैं उन सबको हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं उन सब इंपोर्ट के ऊपर। ऐसी चीज़ें जो नेसेसरी नहीं है इंपोर्ट के लिए उनके अंदर भी हम धीरे धीरे कमी कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है इंपोर्ट कंट्रोल का इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग ये रहता है कि कोई प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, तो उसका हम कोई सब्स्टिट्यूट अपने इंडिया में तैयार कर लेंगे, उसका कोई सब्स्टिट्यूट इंडिया में तैयार कर लेंगे जो उसके रिप्लेसमेंट में काम आए। अगर उसका रिप्लेसमेंट में काम आ जाएगा तो क्या करेंगे हम, जैसे ही हमारा सब्स्टिट्यूट तैयार होगा हम इंपोर्ट उसका धीरे धीरे करना कम कर देंगे और इंडिया में वो प्रोडक्शन हो रहा है, देन उसकी डिमांड धीरे धीरे इंडिया में इंक्रीज़ करने लग जाएंगे। जैसे हम पतंजलि का पेस्ट ले सकते हैं जो इंडिया का प्रोडक्ट है। जैसे बाहर के जो प्रोडक्ट हमारे पेस्ट थे उनकी डिमांड क्या हुई, कम होने लगी, अब इसकी डिमांड इंक्रीज होने लगी तो हमें उसका इंपोर्ट कम करना पड़ रहा है। तो ये हमारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। ये चीज़ें करने से भी क्या होगा, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल में आएगा। नेक्स्ट है हमारा डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन अपने ने पहले भी स्टडी किया है। डीवैल्यूएशन का मीनिंग रहता है कि अपनी करेंसी की वैल्यू फॉरेन करेंसी के सामने डिक्रीज़ करना। अब फॉरेन करेंसी के सामने हमारी वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा कि जो हमारे इंपोर्ट हैं वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे और एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगे, चीप हो जाएंगे, यानी सस्ते हो जाएंगे। एक्सपोर्ट हम ज़्यादा कर पाएंगे, इंपोर्ट कम कर पाएंगे। लेकिन ये तभी हमारे फेवरेबल में है जब हम एक्सपोर्ट में स्पेशलाइजेशन कर लें, एक्सपोर्ट के अंदर स्पेशलाइजेशन कर लें, कोई जो प्रोडक्ट है उसका स्पेशलाइजेशन कर लें ताकि हमारी कॉस्ट कम आए उसकी, तभी ये हमारे फेवरेबल बीओटी में रहेगा। डीवैल्यूएशन। प्रोटेक्शन पॉलिसी के अंदर क्या रहता है कि हम कोई एक सेक्टर रहेगा उसके अंदर हम प्रोटेक्शन लगा देंगे। मतलब इसके अंदर कोई भी हम माल बाहर से नहीं मंगाएंगे, कोई फ़ॉरेन से हम इसका इंपोर्ट नहीं करेंगे, सारी की सारी सप्लाई हमारे इंडिया से ही, इस सेक्टर की कोई एक सेक्टर हमने बोल दिया उस सेक्टर की सप्लाई हमारे इंडिया से ही होगी, बाकी सब में हम प्रोटेक्शन पॉलिसी लगा देंगे। मतलब उस सेक्टर का कोई भी माल हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे। ये प्रोटेक्शन पॉलिसी है, गवर्नमेंट लगा सकती है। डंपिंग वर्ड का मीनिंग क्या रहता है, डंपिंग में कंट्री क्या करती है, अपने जो प्रोडक्ट है, अपने प्रोडक्ट को फॉरेन मार्केट में जो उसकी कॉस्ट है उससे भी कम वैल्यू पे या कॉस्ट की वैल्यू पे उसका एक्सपोर्ट करती है। यानी फॉरेन मार्केट में उसको उस वैल्यू पे सेल करना स्टार्ट कर देती है और उसकी जो भरपाई है वो अपने डोमेस्टिक मार्केट से करती है। डोमेस्टिक मार्केट में तो हाई वैल्यू में उसको बेचती है और फॉरेन मार्केट में उसको कॉस्ट से भी कम वैल्यू पे उसको सेल कर रही है। तो इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इससे इम्पैक्ट ये पड़ेगा फॉरेन मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी जो प्राइस है वो कम है। ये होता है डंपिंग। डंपिंग में कोई कंट्री क्या रहती है, डोमेस्टिक मार्केट में अपने सेम प्रोडक्ट की वैल्यू तो हाई रखती है लेकिन फॉरेन मार्केट में उसकी वैल्यू अपनी कॉस्ट के इक्वल या कॉस्ट से भी कम में रखती है। रीज़न ये है कि फॉरेन मार्केट में अपने प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ करना। तो इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट हमारे बढ़ सकते हैं डंपिंग पॉलिसी से भी। इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट फैसिलिटीज़ क्रेडिट्स, मतलब एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए जो भी फैसिलिटीज़ है वो एक्सपोर्टर को प्रोवाइड करना। जैसे उसको क्रेडिट दे दिया या इंश्योरेंस करवा दिया उसके माल का, और ऐसे इंस्टीट्यूशन का एस्टेब्लिशमेंट करना जिससे एक्सपोर्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया हमारा है,
एग्जिम बैंक कहते हैं जिसे, उसका एस्टेब्लिशमेंट किया है। या एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं, उनको एस्टेब्लिश करना, जिससे क्या रहेगा कि हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स किसी एक एक, जैसे चाय की जो एक ही किसी सेक्टर के अंदर उसकी डिमांड इंक्रीज़ करवाती है फॉरेन मार्केट के अंदर। तो एक्सपोर्टर को इंश्योरेंस की और क्रेडिट की फैसिलिटीज़ में बढ़ावा देना, जिससे कि वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करे। इंक्रीज़ इन इनविजिबल एक्सपोर्ट, इनविजिबल एक्सपोर्ट्स के अंदर ऐसा कोई भी आइटम जिसको हम क्या ना कर सकें, छू ना सकें, इनविजिबल आइटम्स हो गए। जैसे सर्विसेज बोल सकते हैं हम, स्टडी बोल सकते हैं, स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट और टीचर है, टीचर अगर स्टूडेंट को पढ़ा रहा है तो ये क्या है, सर्विस है। तो ऐसे सर्विस सेक्टर में इंक्रीज़ करना, उसके अंदर एक्सपोर्ट बढ़ाना। अगर हमारा विजिबल गुड्स के अंदर एक्सपोर्ट नहीं इंक्रीज़ हो रहा तो हम इनविजिबल गुड्स के अंदर एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करें। तो ये हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड को फेवरेबल करने के मेथड है। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड को फेवरेबल में करने के हमारे मेथड हैं। एक्सपोर्ट पे फॉर इंपोर्ट हाउ, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ही पे करते हैं कैसे। सिंपल सा है, अगर कोई कंट्री इंपोर्ट कर रही है तो उसे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट कर रही है तो उसे पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट किस में करेगी वो, अगर इंडिया कर रही है तो इंडियन करेंसी में थोड़ी पेमेंट करेगी, वो फॉरेन करेंसी में पेमेंट करेगी उसको, ठीक है। और अगर वो एक्सपोर्ट करेगी तो पेमेंट किस में रिसीव करेगी, फॉरेन करेंसी में ही रिसीव करेगी। तो क्या होगा, फॉरेन करेंसी में जो हमने पेमेंट रिसीव किया है एक्सपोर्ट करके, उसी में से ही हम फॉरेन करेंसी का पेमेंट करेंगे जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। फॉरेन करेंसी हमारा जो रिज़र्व है उसी में से हम उसका पेमेंट करेंगे जो हमने इंपोर्ट किया है। अगर हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं तो हम इजीली इंपोर्ट को पे कर सकते हैं। अगर एक्सपोर्ट हमारे ज़्यादा हैं तो इंपोर्ट को हम पे कर सकते हैं। तो ये हमारा फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है। और अगर इंपोर्ट ज़्यादा है तो हमारा अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट पेज फॉर इंपोर्ट, सिंपल सा हमारा मीनिंग है। तो ये हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टाइम हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में स्टडी करेंगे।